टॉपिक ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखिए आइसोमर्स की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन देती हूँ। आइसोमर्स आप लोगों को पता है क्या होते हैं, है ना। आइसोमर्स होते हैं जिनका जो है तरीके से देखा जाए तो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर। उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। आइसोमर्स को अगर आप क्लासिफाई करते हो तो आप दो तरीके से आइसोमर्स लेके चलते हो। एक होता है बेटा आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और एक होता है आपका स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इतना ज्यादा कुछ नहीं है, आपने लोअर क्लासेस में भी ऑलमोस्ट सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो होते हैं पढ़े होते हैं। चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमर्स, मेटामर्स, टॉटोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, ये सारे हमारे जो है आइसोमर्स होते हैं। इसमें से टॉटोमर्स की काफी डिटेल आप लोगों को स्टडी करनी होती है, वो जब आएगा तो मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगी। और इन मोबाइल अगर आप अभी भी पढ़ना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस अवेलेबल है इसके लिए, है ना। एनीवेज अभी हम इस स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम लोग डिस्कशन करेंगे स्टीरियो का। और स्टीरियो आइसोमर्स भी बेटा दो तरीके से मैं डिफाइन करूंगी, एक होगा कॉन्फिगरेशनल और एक होगा कॉन्फर्मेशनल। कन्फिगरेशनल एंड कॉन्फर्मेशनल। तो कन्फिगरेशनल और कॉन्फर्मेशनल में क्या फर्क है? कन्फिगरेशनल आइसोमर्स, कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स, ये दोनों ही स्टीरियो आइसोमर्स है, ठीक है। अब आप लोग कभी कभी वर्ड यूज करते हैं ना, ये मेरे मॉलिक्यूल की कन्फिगरेशन है। कन्फिगरेशन का क्या मतलब है कि ये मेरे मॉलिक्यूल का बेसिकली एक तरीके से बोलूं स्ट्रक्चर है ना, समथिंग लाइक दिस। तो कन्फिगरेशन आइसोमर्स में क्या होता है कि अगर आपको मॉलिक्यूल का एक स्ट्रक्चर दे रखा है और एक मॉलिक्यूल का दूसरा स्ट्रक्चर दे रखा है, एक ही मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर 1 है और उसी मॉलिक्यूल का सेम मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर 2 है, तो अगर उस मॉलिक्यूल को का स्ट्रक्चर 1 को स्ट्रक्चर 2 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा और साथ साथ बॉन्ड को बनाना भी पड़ेगा। बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग जो है चलेगी, ठीक है। तब मैं बोलूंगी, जैसे फॉर एग्जांपल एक तरीके से मैं सिंपलीफाई करूं तो जैसे आप सिस टर्म्स जो पढ़ते हैं ना कि AABB, ये मेरा सिस आइसोमर है, इसको जब आप ट्रांस में लेके जाते हैं तो ये कन्फिगरेशनल आइसोमर्स है। क्यों? क्योंकि भैया यहां से यहां ऐसे नहीं जा सकती ना, क्योंकि यहाँ पे तो रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड रोटेशन है, पाई बॉन्ड के अलोंग आप बॉन्ड को रोटेट तो कर नहीं सकते हो, तो रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड रोटेशन है। तो इस वजह से यहाँ पे इस तरीके की दिक्कत होती है। तो यहां से यहाँ जाना है तो आपको बॉन्ड तोड़ना और बनाना पड़ेगा, मतलब ये सिर्फ मेरी मॉलिक्यूल की एक कन्फिगरेशन है। सिमिलरली ट्रांस भी मेरी एक मॉलिक्यूल की क्या है? कन्फिगरेशन है, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कन्फिगरेशनल आइसोमर्स है, ठीक है। सिमिलर लाइंस पे ऑप्टिकल आइसोमर जो होता है बेटा, ये भी मेरे कन्फिगरेशनल आइसोमर्स होते हैं। तो इसका मतलब मेरे कन्फिगरेशनल आइसोमर्स दो प्रकार के हुए। कन्फिगरेशनल आइसोमर्स मेरे दो तरीके के हुए, एक ऑप्टिकल आइसोमर्स जो आज हम लोग पढ़ेंगे और दूसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो आप लोगों को पता है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं कॉन्फर्मेशन। इसमें से हाँ जी, मैं भी कॉपी करना है। आपकी श्रद्धा है बेटा, करना चाहो तो करो, नहीं तो अब छोटे छोटे बच्चों वाली बातें मत पूछ, मुझे पढ़ाने दे प्लीज। मैम वो थोड़ा चलिए कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स पर मैं आती हूँ। कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स जैसे आपने यहाँ देखा कि मॉलिक्यूल की कन्फिगरेशन वो होती है जिसमें आपको अगर एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर में बदलना है तो आपको बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग करने पड़े। जबकि यहाँ पे ये होता है कि अगर आपको मॉलिक्यूल को स्ट्रक्चर 1 में से स्ट्रक्चर 2 में लेके जाना है यहाँ से यहाँ, तो ना ही बॉन्ड ब्रेक करना पड़े, नो बॉन्ड ब्रेक नो बॉन्ड मेक, ना बॉन्ड ब्रेकिंग रिक्वायर्ड ना बॉन्ड मेकिंग रिक्वायर्ड, जस्ट रोटेशन ऑफ बॉन्ड इज सफिशिएंट।
ठीक है। अब कन्फर्मेशनल्स भी आपने इथेन के, ब्यूटेन के अपने लोअर क्लासेस में पढ़े हैं। मैं आप लोगों को साइक्लो एल्केन्स के कॉन्फर्मर्स खुद पढ़ाऊंगी, क्योंकि मुझे ट्रस्ट नहीं कि आप लोगों ने 11th में क्या पढ़ा होगा, ठीक है, और आपको कितना याद होगा। तो मैं आइसोमर्स का 2 टॉपिक आप लोगों के साथ क्लास 12th में डिटेल डिस्कशन करूंगी, एक ऑप्टिकल और एक कन्फर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ साइक्लो एल्केन्स, ठीक है। ये बात सबको समझ आ रही है? ठीक, ये था ओवरऑल, जस्ट ओवरऑल डिस्क्रिप्शन कि आप लोगों को क्या करना है, ठीक है। अब मैं चल रही हूँ आगे, आई एम क्लियरिंग दिस ऑल। अब आते हैं हम अपने काम की तरफ, जो है मेरा ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब देखो, ऑप्टिकल आइसोमर्स किताब से पढ़ते तो बड़ी दिक्कत आती है, बहुत अनशन चीजें लिखी होती है। मैं आपको जो सीक्वेंस बता रही हूँ बेटा, उस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? अगर मेरे पास लेट्स से एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड का मैंने एक एक्वस सॉल्यूशन बनाया, तो मेरे पास एक कंपाउंड का सॉल्यूशन है। इस कंपाउंड के सॉल्यूशन से अगर मैंने प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करी, तो जब वो लाइट इस कंपाउंड के सॉल्यूशन से पास हुई, तो जब एंड में वो निकली, या तो वो राइट हैंड साइड रोटेट हो गई थी, या तो वो लेफ्ट हैंड साइड रोटेट हो गई थी। अगर ये रोटेशन प्लेन पोलराइज्ड लाइट की ऑब्जर्व की जाती है, तो ये जो मेरा कंपाउंड है, इस कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे द कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो व्हाट आर माय ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स? अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स की बात करें, these are those compounds which rotate plane polarized light either left hand side or right hand side, left hand side or right hand side। ठीक है। अब पॉइंट आता है कि ये क्या है, व्हाट इज दिस प्लेन पोलराइज्ड लाइट। देखो, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को जानते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में आपको ये पता होता है देयर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। एंड बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है ना। So we have electric fields and magnetic fields, both are perpendicular to each other. अब अगर मैंने इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एक पोलराइजर से पास किया, पोलराइजर क्या होता है? पोलराइजर के अंदर ना बेटा एक ऐसा छोटा सा ना एक लिड होता है, एक स्लिट होता है। ये स्लिट किसी एक प्लेन में होता है, मतलब ये आप स्लिट एडजस्ट कर सकते हो। आप ये स्लिट को या तो एक्स वाई प्लेन में कर सकते हो, या वाई जेड में, या जेड एक्स में, मतलब किसी प्लेन में आप इस स्लिट को जो है एडजस्ट कर सकते हो। तो ये जो क्या करता है, ये स्लिट क्या करता है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से पास हुई, तो ये स्लिट जिस प्लेन में, लेट्स से ये एक्स वाई प्लेन में है, तो ये सिर्फ उसी लाइट की को आने देगा जो एक्स वाई प्लेन में, क्योंकि वही लाइट इस स्लिट से पास होकर जाएगी। बाकी सारी लाइट इस पोलराइजर से टकरा जाएगी और पास नहीं हो पाएगी, है ना। तो वो क्या करता है, पोलराइजर क्या करता है, इस लाइट को किसी सारे प्लेन से कट कर देता है और किसी एक ही प्लेन की लाइट को जो है आने देता है। तो ये जो लाइट आ रही है, दिस इज इन वन प्लेन। और ऐसी लाइट जिसके पार्टिकल्स एक ही किसी प्लेन में, चाहे एक्स वाई चाहे वाई जेड, कोई भी मुझे मतलब नहीं कौन सा प्लेन है, बट किसी एक ही प्लेन में ऑसिलेट करें, उस लाइट को बोला जाता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्लियर हुई बात? तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट हमारी पीपीएल है, जिसको मैंने कंपाउंड के सॉल्यूशन से पास किया। तो ये कंपाउंड का सॉल्यूशन या तो उसने राइट हैंड साइड रोटेट कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड रोटेट कर दिया, ठीक है। लेट्स से जब वो राइट हैंड साइड रोटेट करता है, तो मैं बोलूंगी कि मेरा कंपाउंड जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। और अगर वो कंपाउंड लेफ्ट हैंड साइड रोटेट कर रहा है, लेफ्ट हैंड रोटेशन हो रही है, तो मैं बोलूंगी मेरा कंपाउंड लीवो रोटेटरी है। उसको याद रखने का तरीका लेफ्ट से लीवो, एल है, ठीक है। तो ऑब्वियसली राइट वाला डेक्स्ट्रो है, ठीक है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी को या तो आप स्मॉल डी लिखोगे या फिर आप प्लस से रिप्रेजेंट करोगे। लीवो रोटेटरी को या तो आप एल लिखोगे या फिर आप माइनस से रिप्रेजेंट करोगे।
तो आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कुछ भी हो सकता है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कैन बी, कुछ भी हो सकता है, कैन बी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी हो सकता है और वो लीवो रोटेटरी भी हो सकता है। तो मुझे उसकी रोटेशन से फिलहाल मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि वो रोटेट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अगर कर रहा है, चाहे वो राइट हैंड साइड करे चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड करे, नॉट इंपॉर्टेंट टू मी, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि वो कर रहा है और वो वाला कंपाउंड मेरा क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। यहां तक सबको बात क्लियर हुई? इज दैट क्लियर? Yes, sir. कैन आई रिमूव दिस? Yes, ma'am. नाउ मुझे समझ आ गया ओवरऑल ब्रॉड डेफिनेशन कि मेरा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन सा होता है, ठीक है। लेकिन क्या ये मेरे पास हर बार पॉसिबल होगा कि कंपाउंड को मैं ले जाऊं लैब में और लैब में जाके मैं उस कंपाउंड को चेक करूं, पहले उसका सोल्यूशन बनाऊं, फिर चेक करूं कि भैया वो रोटेट कर रहा है या नहीं कर रहा? ऑब्वियसली दैट्स नॉट पॉसिबल, है ना। मुझे कोई एक ऐसा तरीका निकालना है ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने का कि मैं स्ट्रक्चर को देखूं और पहचान जाऊं तुरंत कि मेरा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। तो मैं उसी चीज को जो है यहाँ पे लेकर आऊंगी कि मैं स्ट्रक्चर को देखकर पहचानना चाह रही हूँ कि मेरा कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव। तो अभी तक का कंक्लूजन ये है, अ कंपाउंड विच इज ऑप्टिकली एक्टिव कैन रोटेट ppm, that's it, that's what we know। अब उसको स्ट्रक्चर को देख के कैसे पता चलेगा कि कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है? तो उसके लिए एक स्टेटमेंट मैं लिख रही हूँ यहाँ पे जो आप लोग नोट करेंगे और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूरा चैप्टर यही शुरू हुआ यही खत्म हुआ स्टेटमेंट में। वो है द ओनली इंपॉर्टेंट एंड सफिशिएंट condition for a compound to be optically active, the only important and sufficient condition for a compound to be optically active is presence of dissymmetry in the molecule। प्रेजेंस ऑफ डिससिमेट्री इन द मॉलिक्यूल। अब ये जो मैंने यहाँ वर्ड लिख दिया बेटा, अगर आप ये मेरे वर्ड को अपने अंदर बसा लो तो ऑप्टिकल आइसोमर का कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। अब ये समझना बेटा, मतलब ये जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप आज के बाद कितने भी चैप्टर्स ऑर्गेनिक में पढ़ लीजिए, कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं होगा जिसमें रिएक्शन का स्टीरियो आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर मैं डिस्कस ना करूं। मुझे हर चैप्टर में, हर रिएक्शन में, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा रिएक्शन में मुझे कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है, मुझे उस कंपाउंड का चेक करना है कि वो क्या है, कैसा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब ये एक तरीके से अगर 60% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ रही है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेट्स से 100 में से 60 सवाल आ रहे हैं मेरे पास, तो 60 सवाल में से ट्रस्ट मी 58 क्वेश्चन स्टीरियो केमिस्ट्री पे बेस्ड होते हैं। अगर स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं पता तो काम हो ही नहीं सकता, और स्टीरियो केमिस्ट्री सिर्फ इस स्टेटमेंट से ही पता चल सकता है कि एक कंपाउंड मेरा ऑप्टिकली एक्टिव सिर्फ तब है जब उसके अंदर डिससिमेट्री, ठीक है। अब डिससिमेट्री क्या है, ठीक है, तभी मैं बता पाऊंगी मेरा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, ठीक है। अब आते हैं, मेरे हर मॉलिक्यूल के अंदर सिमेट्री एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, है ना। अगर आप लोग सॉलिड स्टेट भी पढ़े हो तो सॉलिड स्टेट में भी हमने क्यूब के अंदर सिमेट्री एलिमेंट्स देखे हैं ना, 23 सिमेट्री एलिमेंट्स उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसे हर मॉलिक्यूल के अंदर सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं। सबसे बेसिक सिमेट्री एलिमेंट हमारे मॉलिक्यूल के अंदर होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। सेकेंड होता है उसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री। तीसरा सिमेट्री एलिमेंट होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और चौथा होता है ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री।
ये 4 बेसिक सिमेट्री एलिमेंट है। प्लेन ऑफ सिमेट्री आप लोगों को पता है, एक ऐसा प्लेन जो मॉलिक्यूल को दो हाफ्स में डिवाइड कर दे, दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दे, उसको बोला जाता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। मैं सबके एग्जांपल्स दूंगी एक एक करके। सिमेट्री दैट मतलब अ प्लेन दैट कैन कट द मॉलिक्यूल इनटू टू इक्वल हाफ्स, दैट्स अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री आप लोगों को पता है एक तरीके से कि एक ऐसा सेंटर जिससे डायगोनली अगर हम ऑपोजिट कॉर्नर्स पे जाएं तो हमें सेम ग्रुप मिले, है ना। एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो मैंने आपको बताया था, सी एन एक्सिस, जब आप मॉलिक्यूल को 360 बाय एन से अगर रोटेट करो और आपको सेम मॉलिक्यूल मिल जाए, वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है। ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है जब मॉलिक्यूल में आप सी एन एक्सिस ढूंढो और जो एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री भी ढूंढो, सिग्मा इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है। अभी घबराए मत, मैं एक एक चीज जो आप लोगों को समझाऊंगी, मतलब अभी ओवरऑल बस ऊपर से बता रही हूँ कि सिमेट्री एलिमेंट्स क्या होते हैं। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिएगा मुझसे। सिग्मा, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सिग्मा क्या होता है, जो मॉलिक्यूल को, एक ऐसा प्लेन जो मॉलिक्यूल को इक्वल हाफ्स में डिवाइड करे। सेंटर ऑफ सिमेट्री एक ऐसा बेसिकली पॉइंट जो जिससे जब डायगोनली ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए तो हमें सेम ग्रुप्स मिले। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जब मॉलिक्यूल के अंदर C1, C2, C3 ऐसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री होते हैं, तो C1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब 360 डिग्री पे रोटेट करूं तो मॉलिक्यूल सेम मिल जाए। C2 मतलब 180, क्योंकि यहाँ 2 से डिवाइड करूंगी तो 180 पे अगर रोटेट करूं उस एक्सिस के अलॉन्ग तो मुझे सेम मॉलिक्यूल मिल रहा है, तो वो C2 एक्सिस हो गया, है ना। इस तरीके से हर मॉलिक्यूल के अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है। ऑल्टरनेट होता है कि उसके अंदर जो भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है उस एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर एक प्लेन भी एग्जिस्ट कर रहा है तो वो ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है ना। नाउ मेरे कोर्स में ऑर्गेनिक में तो आपको सिर्फ ये दो ही देखने हैं, आपको इन दोनों की बात नहीं करनी। तो अभी तो इन दोनों के लिए तो आप टेंशन ही मत लीजिए, एडवांस लेवल तक इस पे कोई सवाल नहीं आएगा। आपको मॉलिक्यूल के अंदर या तो सिर्फ प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना है या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री देखना है, ठीक है। अब आते हैं, ये जो टर्म मैंने यहाँ लिखा है डिससिमेट्री, इसका क्या मतलब होता है। डिससिमेट्री होता है बेटा एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, एब्सेंस ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो अगर मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है और ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, तो मेरा मॉलिक्यूल क्या होगा, डिससिमेट्रिकल। और जो भी डिससिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा, जो मैंने आपको बताया कि वो 100% क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। तो मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है, साथ साथ वो हमेशा क्या होता है बेटा, डिससिमेट्रिकल, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया कि ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपके कोर्स में नहीं है, मतलब आपको अगर मॉलिक्यूल चेक करना है कि वो डिससिमेट्रिक है या नहीं, तो आपको चेक करना होगा कि उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों ही नहीं होने चाहिए। यहां तक सबको मेरी बात क्लियर हो रही है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है किसी तरीके का? एनी डाउट? चले आगे। अगर आप लोग रिप्लाई नहीं करेंगे तो आई अज्यूम कि सबको मेरी बात सुनाई दे रही है और सब कंफर्टेबल है। इज दैट ओके? Yes, ma'am. ठीक, तो अभी तक का कंक्लूजन, दोज हु हैव जॉइंड लेट आल्सो, मैं कंक्लूड कर देती हूँ। मैंने सिर्फ ये बताया है कि मेरा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, तो वो कंपाउंड क्या करता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है। रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट। देखो बच्चों, मैं एक चीज और बताऊं, ऑब्वियसली आप लोगों ने ये 11th में, खासकर वो जो मुझसे नहीं पढ़े हैं, ये पढ़ा होगा 11th में, लेकिन उस वाले जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसे मैं 100% गारंटी से कह रही हूँ, उसमें बहुत सारे एरर्स हैं और बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं। तो वो अगर कंफ्यूजन्स आपको हटाने अपने दिमाग से, तो जो मैं बोल रही हूँ आपको उसी पे चलना पड़ेगा, नहीं तो आप एकदम ऐसे 360 डिग्री पे घूम जाओगे, कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है, और जो 100% ऑप्टिकली एक्टिव होता है वो कंपाउंड हमेशा क्या होता है, डिससिमेट्रिकल, मतलब उसके अंदर एब्सेंस होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री का और सेंटर ऑफ सिमेट्री का। दैट्स इट। अगर आपको इतना पता है, आपको ऑलमोस्ट सारा चैप्टर समझ आ जाएगा, ठीक है। कायरल वायरल के चक्कर में अभी हम नहीं पढ़ रहे, वो बड़ा ही कंफ्यूजन करने वाला सिचुएशन है, आप बस इतना ही समझिए। इज दैट क्लियर? ठीक। अब आप
आपको मैंने एक टर्मिनोलॉजी यहां दी, डिसिमेट्रिकल, ठीक है। डिसिमेट्रिकल मतलब एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। वैसे ही एक और टर्म होती है बेटा एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मतलब उसके अंदर चारों में से कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। लेकिन डिसिमेट्रिकल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री है या नहीं, मुझे उससे मतलब नहीं होता, ठीक है। तो हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए सिर्फ डिसिमेट्रिक ही देखना है, हमें एसिमेट्री की बात नहीं करनी, ठीक है। हालांकि मैं जो पढ़ा रही हूं, क्योंकि आपके करिकुलम में ये वाले क्वेश्चन तो आने ही नहीं है, तो आप चाहे एसिमेट्री लो चाहे डिसिमेट्री लो, आपके लिए दोनों में ये चीज नहीं होनी चाहिए, है ना। तो आपके लिए तो दोनों सेम है, लेकिन आपके लिए सेम है, लेकिन आपको डेफिनेशंस में डिफरेंस पता होना चाहिए, है ना। कि डिसिमेट्रिक वो होता है जिसमें पीओएस, सीओएस और एओएस नहीं होता, और एसिमेट्रिकल वो होता है जिसमें पीओएस, सीओएस, एओएस और एओएस कुछ भी नहीं। बट हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, डिसिमेट्री। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं आप लोगों को कुछ समझाती हूं प्लेन ऑफ सिमेट्री से रिलेटेड, ताकि आप प्लेन ऑफ सिमेट्री समझ पाएं और साथ साथ मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर देख पाएं। नाउ लेट्स से मेरे पास एक तरीके का मॉलिक्यूल है, आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री समझ आया। अब प्लेन, अब ये प्लेन बेटा रियल भी हो सकता है और हाइपोथेटिकल भी हो सकता है, रियल और हाइपोथेटिकल कुछ भी हो सकता है। ये प्लेन रियल और हाइपोथेटिकल प्लेन दैट cuts a molecule in two equal halves। एक रियल और हाइपोथेटिकल प्लेन जो मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में कट करे, उसे बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब कुछ हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यहाँ ड्रॉ करेंगे और फिर चेक करेंगे कि ये मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल 1 लेते हैं। लेट्स से मेरे पास ये वाला मॉलिक्यूल है, ठीक है। नाउ कैन यू सी कि इस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, कैसे देखिए। अगर आप इस मॉलिक्यूल को इस तरीके से कट करेंगे तो आप देखेंगे इस कार्बन पे भी CH3 अबव द प्लेन है, तो इस कार्बन पे भी CH3 अबव द प्लेन है, तो मतलब लेफ्ट हाफ और इक्वल टू राइट हाफ होगा। और इस केस में हमारा ये जो है, ये हमारा क्या बन गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री। मतलब ये मॉलिक्यूल मेरा 100% क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, बिना सोचे समझे, है। अब मुझे लैब में जाने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल ऐसे देखकर बता सकती हूँ, ठीक। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। अब सपोज ये ऐसा होता, now do I have any plane of symmetry in this? वो प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नो, क्योंकि आप मॉलिक्यूल को ऐसे काटो, देखो अब ये दोनों साइड सेम नहीं है, क्योंकि अगर इधर CH3 अबव द प्लेन है तो इधर CH3 क्या है, बिलो द प्लेन, है ना। लेट्स से आपने ऐसे काटा इस तरीके से डायगनली, तो यहाँ CH3 है, यहाँ नहीं है। अगर डायगनली काटोगे अगेन दोनों साइड सेम नहीं आएंगे, मतलब यहाँ पे इस मॉलिक्यूल के अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। मैं ये नहीं बोल रही कि एक्टिव है, क्यों, क्योंकि मुझे सेंटर ऑफ सिमेट्री भी तो देखना ही है ना, और भी चीजें देखनी है। पर अभी सिर्फ पीओएस की अगर बात करें तो इसके अंदर पीओएस नहीं है, ठीक। एग्जाम्पल 3 की तरफ आते हैं। क्या इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है? क्या लगता है, अस्मी को क्या लगता है? अस्मी मेरी बात सुन सकती है? हाँ जी, है इस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री? लावण्य बताए। नो मैम, नहीं है।
नहीं है ना प्लेनर सिमेट्री, बिल्कुल सही बात किया। No, ma'am. ये अगर अबव द प्लेन है तो ये बिलो द प्लेन है ना, बट है Yes, ma'am. इसमें है। आप इसी के अलॉन्ग काट के देखो, वी कैन टेक CH3 ना, दीज टू ग्रुप्स इन अ प्लेन। तो अगर मैं इसी के अलॉन्ग काटूंगी तो अब देखो ये और ये दोनों सेम साइड नहीं हो गए, तो इस मॉलिक्यूल के अंदर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। समझ आई? अगर नहीं समझ आई तो एक क्लियर डायग्राम देखो कैसे बनेगा ये क्लियर डायग्राम, क्योंकि आप प्लेन की बात कर रहे हो ना बच्चे, लाइन की तो हम बात नहीं कर रहे। देखो लेट्स से मैंने ऐसे बना दिया, एक इधर ऊपर ले लिया CH3 और इधर जो है मैंने नीचे ले लिया CH3, ये यही ऐसा ही कुछ डायग्राम है। तो मैं एक ऐसा प्लेन नहीं बना सकती जो इसी को लेके चले। ये देखो, अगर इस तरीके से प्लेन देखूंगी तो आप देखेंगे ये वाला जो हाफ आया मॉलिक्यूल का और जो ये वाला हाफ आया मॉलिक्यूल का, ये क्या रहा है, सेम रहा है। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री, इवन दो यहाँ पे दो CH3 डिफरेंट ग्रुप्स में है ना। तो ये सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क हमें पड़ता है इन सब चीजों से कि आपको एक एक करके एनालाइज करना है प्रॉपर, हर एंगल से चेक करके कि मॉलिक्यूल के अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? समझ आया? चले आगे, चलिए एक Yes, एग्जाम्पल ma'am. करते हैं। एग्जाम्पल 4 देखिए, ये देखिए, क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि आप कैसे काटोगे, यही एक प्लेन पॉसिबल है। अगर आप इस प्लेन से काट के देखोगे तो आप देखोगे ये हाफ और ये हाफ इक्वल नहीं है ना। और कोई प्लेन अगर आप इस CH3 को लेके चलोगे तो आप देखोगे यहाँ एक CH3 एक्स्ट्रा है, इसको लेके चलोगे तो भी ऐसे ही आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री एज सच। अगर हम इस मॉलिक्यूल को देखेंगे तो यहाँ पर भी नो POS, बट वहीं पे सोचो अगर मैं इन दोनों ग्रुप्स को सेम उसमें लगा देती तो POS आ सकता था। क्यों? ये एमी और यहाँ पे भी ऐसे ही एमी लगा दिया मैंने, है ना। अब देखो अब POS आ जाएगा इसके अंदर, ये रहा प्लेन, इट विल हैव अ POS, राइट। तो इस तरीके से आप मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है चेक कर सकते हो कि आपका कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं, ठीक। अब एक बहुत अच्छा केस करने वाले हैं हम लोग। अब आपको चेक करना है कि मॉलिक्यूल के अंदर POS है या नहीं। चलिए लेट्स टॉक अबाउट दिस केस, एग्जाम्पल 5। Do I have any plane of symmetry in this molecule? है प्लेन? क्या लग रहा है? अक्षर जी आप बताएंगे, हमें तो नहीं लगा। तुम्हें तो नहीं दिख रहा प्लेन? क्या लावण्य को दिख रहा है प्लेन? No, ma'am. नहीं है प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब है ना, यही मतलब हुआ। परिकेत को प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है? नो मैम। नहीं है ना। प्रतीक को दिख रहा है? नो मैम। नहीं है। सारे नो मैम नो मैम, क्या बात है। वसुंधरा प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है कुछ? नहीं, मैम. नहीं दिख रहा। भैया तुम कैसे हो, मन की आंखों से प्यार नहीं करते तुम, कैसे, इसलिए तुम्हें नहीं दिखता है। इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री, बताओ कहां से आया? हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये रहा। अब ये क्या है भैया? देखो आपके पास एक कॉपी होगी, ठीक है। आप अपनी कॉपी को सोचो, ये कॉपी जो है ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ी है, ठीक है। अपनी कॉपी को बीच में से काटो, दैट इज व्हाट इज हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब इस मॉलिक्यूल में हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री क्यों है? इसलिए है क्योंकि ये मॉलिक्यूल प्लेनर है।
और प्लेनर कैसे है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और जब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है तो मेरा कंपाउंड क्या रहता है, प्लेनर। समझ आई बात? तो ये कंपाउंड प्लेनर है, और प्लेनर होने की वजह से ये इसके अंदर हॉरिजॉन्टल प्लेनर सिमेट्री है। तो ये चीज आप एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, प्लेनर मॉलिक्यूल्स ऑलवेज हैव हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री। कोई भी मॉलिक्यूल अगर प्लेनर है उसके अंदर हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा ही होगा, ये बात पक्की है। अब प्लेनर कैसे पता चलता है, देखो बहुत सारे केसेस में तो प्लेनर आपको हाइब्रिडाइजेशन देखकर पता चल जाएगा कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो मॉलिक्यूल प्लेनर होगा, है ना। नहीं तो काफी आपने, भाई ऐसी बात तो है नहीं कि 11th में कुछ बड़ा कुछ तो पढ़ा ही है, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे ये वाला कंपाउंड भी प्लेनर है BF3 में, क्यों, अगर सपोज आप चाहो तो मैं इसको Cl भी कर सकती हूँ, इसको Br भी कर सकती हूँ, है ना, कर सकती हूँ। तो इस हिसाब से अगर आप देखो तो आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिखेगा, लेकिन अगेन क्योंकि ये प्लेनर है sp2 है तो इसके अंदर भी एक हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी। हर प्लेनर मॉलिक्यूल में हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, वो सिर्फ और सिर्फ तभी नजर आती है जब मॉलिक्यूल को मोहब्बत से प्यार से देखा जाता है, ठीक है। गुस्से से देखेंगे और नफरत से देखेंगे तो कभी नजर नहीं आएगी हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको ध्यान रखें। इज दैट क्लियर टिल नाउ? कोई डाउट किसी को? बोल दिया करो भैया। मैम एग्जांपल नंबर 3, हाँ जी बोलो। मैम एग्जांपल नंबर 3 एक बार समझा दीजिए। एग्जाम्पल नंबर 3 मैं समझा देती हूँ, एक मिनट। एक्चुअली मेरा वेबकैम चल नहीं रहा, नहीं तो मैं तुम्हें मतलब एक एग्जाम्पल मॉडल्स के थ्रू समझा देती। इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये कुछ इस प्रकार है, मैं थोड़ा और बेहतर डायग्राम बनाना चाहती हूँ यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे मैं इस तरीके से 2 ग्रुप्स ले रही हूँ, मिथाइल एक जगह अबव द प्लेन, एक जगह बिलो द प्लेन, ये HH मैंने ले लिया, ठीक है। अब आप ये मानो कि मैंने एक प्लेन कंसीडर करा है, कीपिंग टेकिंग दिस, ये वाला प्लेन देखो, इसको लेके चलो, ये ऐसे, ये एक प्लेन हो सकता है ना ऐसे, ये वाला प्लेन है ना। तो ये जो प्लेन आप इस प्लेन से काटोगे तो ये वाले ग्रुप्स जो डिफरेंट थे वो तो प्लेन के ऊपर ही आ गए, है ना। तो इसके अलावा जो ग्रुप बचे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये एग्जैक्टली सेम नहीं है एक दूसरे के। तो ये वाला मेरा जो ये वाला प्लेन है, ये ग्रुप को लेके जो प्लेन चल रहा है, मतलब वो ही मेरा। तो हम कहाँ पे थे, हाँ, तो मैं ये बता रही थी आप लोगों को कि आपके जो भी प्लेनर मॉलिक्यूल्स होंगे उनके अंदर बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। तो अगर उनके अंदर हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, इसका मतलब वो 100% हमारे क्या हो गए, उनके अंदर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मतलब वो 100% ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, नो मैटर व्हाट। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अगर आप कोई भी एल्कीन लेते हो, एल्कीन सिस्टम, या एल्काइन भी अगर आप लेते हो, तो एल्कीन्स एंड एल्काइंस, आप कोई भी एल्कीन या एल्काइंस ले रहे हो, वो ऑब्वियसली 100% ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, है ना भाई। इनएक्टिव होने के लिए तो सिंपल सी बात है कि मॉलिक्यूल के अंदर डिसिमेट्री नहीं होनी चाहिए। तो अगर उसके अंदर POS भी आ गया तो वो इनएक्टिव बन जाएगा, है ना। तो मुझे और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बट एक्टिव होने के लिए POS के साथ साथ COS भी देखना है ना। तो एक्टिव की बात नहीं कर रही, अगर मेरा मॉलिक्यूल प्लेनर है, चाहे उसके अंदर ग्रुप्स कितने भी डिफरेंट लगे हो, है ना। जैसे आपने ये एल्कीन देखा, ABCD सारे ग्रुप डिफरेंट है, बट क्योंकि एल्कीन है, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होंगे, स्ट्रक्चर प्लेनर होगा, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, और हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी तो ऑब्वियसली 100% मेरा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। यहां तक बात समझ आ गई सबको? क्लियर है? यस मैम। ठीक, अब मैं आगे चल रही हूँ, एक इसी चीज को आगे देखते हुए लेट्स टॉक अबाउट दिस काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर। आई होप यू ऑल आर अवेयर ऑफ दिस स्ट्रक्चर्स। ए और बी दो डिफरेंट ग्रुप्स है, ए बी। ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं बेटा क्यूमुलेटेड
cumulative alkenes, also known as allenes, right? Now what about these structures? क्या लगता है ये एक्टिव होंगे या इनएक्टिव होंगे? ज्ञान को शेयर करो अपने, क्या लगता है? हाँ जी वसुंधरा, हम एक्टिव होंगे। एक्टिव क्यों होंगे? इनके अंदर ये sp2 नहीं है? इसमें देखो ये वाला कार्बन sp2 है हमारा, ये वाला कार्बन नहीं sp2 है। फिर sp2 मतलब प्लेनर, बीच वाला तो sp है। हाँ जी हाँ, बीच वाला sp है, कोई दिक्कत नहीं है। तो sp में जैसे अल्काइन है, अल्काइन में जो कार्बन होता है वो sp हाइब्रिडाइज होता है, तो ये दोनों मैंने बोला ना 100% इनएक्टिव है। तो sp और sp2, sp तो इनफैक्ट लीनियर बना देता है, तो लीनियर चीज भी प्लेनर ही होती है। और ये वाला sp2 है, तो ये कंपाउंड तो प्लेनर टाइप हुआ, तो ये मतलब इनएक्टिव होना चाहिए, यस मैम। है ना? वसुंधरा इनएक्टिव, यस मैम। गुरमन, प्रतीक, परिकेत, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। इनएक्टिव ही होगा। इनएक्टिव है ना? परिकेत Yes. इनएक्टिव या एक्टिव? इनएक्टिव। इनएक्टिव। चलो अब तुम्हारे दिमाग से सारी कंफ्यूजन बताते हैं। दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। अब ये क्या चल रहा है यहाँ पे? एक बार आप कुछ बोलती हो, एक बार कुछ बोलती हो, फिर क्या कर देती हूँ। मैं जो बोल रही हूँ वो वही सही है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल नॉलेज की तरफ चलते हैं। यहाँ चलो, ये कौन लिखा है? हाँ, अब आते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ एलीन्स पे। देखिए ध्यान से सुनना मेरी बात, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहला कार्बन, जैसे एलीन है वो ये वाला एलीन है जिसको मैं बता रही हूँ आप लोगों को, ये ए, ये बी, ये ए, ये बी, ठीक है? और ए इज नॉट इक्वल टू बी है। मैं इस कार्बन को कार्बन 1 बोल रही हूँ, इस कार्बन को कार्बन 2 बोल रही हूँ, इस कार्बन को कार्बन 3 बोल रही हूँ, ठीक है? तो कार्बन 1 की बात करते हैं। ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। आई होप इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी को अगर प्रॉब्लम है तो मैं बता देती हूँ sp2 कैसे पहचाना मैंने। एक कार्बन कितने सिंगल बॉन्ड बना रहा है, मतलब सिग्मा बॉन्ड कितने बना रहा है, वो उससे पता चलता है कि वो क्या हाइब्रिडाइजेशन रख रहा है। तो ये इसका एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये, तो 3 सिग्मा बॉन्ड sp2 हो गया। 4 सिग्मा बॉन्ड होता है sp3 हो जाता, 2 सिग्मा बॉन्ड होते sp हो जाता है ना? तो ये sp2 हो गया। ये वाला कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? 2, तो ये sp हो गया। ये वाला कार्बन कितने सिग्मा बना रहा है? 1, 2 और 3, ये भी sp2 हो गया। अब इस कार्बन की बात कर रहे हैं, कार्बन 1 जो है मेरा ये वाला, ये sp2 है। तो जो sp2 होता है, जैसे आपको पता है, मतलब कार्बन के लिए 1s2 2s2 2p2 कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो 2s2 ये हुआ बेटा, 2p2 ये हुआ, है ना? तो अगर मैं कार्बन को एक्साइटेड स्टेट में ले जाऊं, ये ग्राउंड स्टेट इसका है, तो एक्साइटेड स्टेट में कार्बन कैसा रहेगा? लाइक दिस। पर हाइब्रिडाइजेशन अपन ने क्या कराई? sp2। तो अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब उसके अंदर ये वाला एक ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल इसका क्या है बेटा? खाली है ना? तो ये कार्बन 1 के 3 सिग्मा बॉन्ड जो बन रहे हैं, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल से बन गए 3 सिग्मा बॉन्ड, लो बन गए 3 सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल से बन गए। ए बी ये ग्रुप है, यहाँ पे हमारा बीच में कार्बन जो है वो कार्बन 2 प्रेजेंट है। एज आई सेड, इसका एक p ऑर्बिटल खाली है, ये वाला जो मैं बात कर रही हूँ, तो ये वाला एक p ऑर्बिटल खाली है, ठीक है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रही हूँ। अगर आप कोई भी प्लेनर स्ट्रक्चर लेते हो, जैसे आपने ये लिया, मतलब BF3 वाला टाइप लिया, ये भी प्लेनर होता है क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज है, 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं।
इसका भी एक p ऑर्बिटल खाली होता है बोरॉन का, तभी तो बोरॉन के कंपाउंड सारे के सारे लुईस एसिड होते हैं, है ना। तो इस बेसिस पे कि कौन सा p खाली होगा वो डिसाइड करता है कि ये जो 3 ग्रुप है ये कौन से प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना, कंफ्यूजन हो तो पूछना। अगर ये pz खाली है इसका मतलब ये जो ग्रुप है, मतलब ये फ्लोरीन जो है तीनों, ये xy प्लेन में होंगे। अगर ये px खाली है इसका मतलब ये yz प्लेन में होंगे, और अगर ये py खाली है मतलब ये zx प्लेन में होंगे। मतलब ये जो p ऑर्बिटल होता है ये जो ग्रुप्स जिस प्लेन में प्रेजेंट है उसके परपेंडिकुलर एक्सिस वाला होता है। तो अगर ये pz है तो ये सारे ग्रुप्स pxy प्लेन में होंगे, ये तो उस हिसाब से होगा। ये बात सबको समझ आ रही है? यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? मैम एक बार रिपीट कर दो। हाँ, फिर से रिपीट करती हूँ। ये देखो, तुम जरा ध्यान से सुनना। प्लेनर का मतलब समझते हैं ना सब लोग, एक प्लेन में, है ना। तो जैसे मैंने BF3 बनाया तो मैंने BF3 एक प्लेन में बनाया। अब मैं कौन से प्लेन में बना रही हूँ? XY YZ या ZX, है ना। तो ये एक प्लेन है मेरा, लेट्स से ये वाला प्लेन है जिसमें ये पूरा BF3 का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ आपसे कि जो इसका ऑर्बिटल खाली होता है ना ये परपेंडिकुलर प्लेन का होता है, मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस का होता है। अगर ये प्लेन XY है, मतलब ये सारा बोरॉन, ये तीनों फ्लोरीन XY प्लेन पे प्रेजेंट है, तो XY प्लेन का परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सा होता है? Z। तो इसका मतलब ये जो p ऑर्बिटल है ये pz है, z एक्सिस वाला खाली होगा। सही है वसुंधरा? यस मैम। सिमिलरली अगर सपोज ये yz में मैंने माना तो ये वाला कौन सा होगा? px। ये अगर मैंने xz माना तो ये कौन सा होगा? py। p ऑर्बिटल हमेशा वो होता है जो प्लेनर के परपेंडिकुलर हो, जिसमें वो ग्रुप प्रेजेंट है उसके परपेंडिकुलर, ठीक है। यस मैम। तो अब सुनना ध्यान से एक एक करके। हम लोग मानते हैं कि ये pz है। अब आपका मर्जी, आप कुछ भी मानो, ठीक है। मैंने अज्यूम कर लिया लेट्स से ये pz है। अगर ये pz है तो ऑब्वियसली ये a, ये b और ये कार्बन कौन से एक्सिस, कौन से प्लेन में हुए? xy प्लेन में, हाँ या ना? सही बात है? यस मैम। अच्छा ठीक, क्लियर, वेरी गुड। धीरे चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर समझना बहुत जरूरी है। अब इस कार्बन पे आओ, ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज है ना बच्चे। तो sp हाइब्रिडाइज है मतलब इसके पास 2 p ऑर्बिटल खाली होंगे, क्योंकि sp में तो सिर्फ 2 ही हाइब्रिडाइज होंगे, 2 p ऑर्बिटल खाली हो जाएंगे, है ना। अब कार्बन 1 को कार्बन 2 के साथ पाई बॉन्ड भी बनाना है, और पाई बॉन्ड तो लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है। तो ये बात तो निश्चय हो गई कि अगर ये pz है तो इसका भी ऑर्बिटल कौन सा होगा? pz ही। तभी तो ये लोग लेटरल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बना पाएंगे, क्योंकि pz और px में तो लेटरल ओवरलैपिंग होती नहीं है, हाँ या ना? क्लियर? नॉट क्लियर या क्लियर? किसी को डाउट तो नहीं है? चले आगे, चलिए। तो इसका मतलब ये वाला p pz है, ठीक है। पर इसके पास एक और p खाली है, जैसे मैंने आपको बताया। क्यों? क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज है, तो एक और p इसका कोई भी हो सकता है। अगर इसका एक pz पाई बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हो गया है तो दूसरा p इसका या तो px होगा या तो py होगा, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे आप वो ले लो। लेट्स से मैंने ये अज्यूम करा कि ये px है, ठीक है। तो अब ये कार्बन 3 की अगर मैं यहाँ बात करूं, अब ये 2 और 3 को देखो। ये 2 और 3 में से 3sp2 है, इसका मतलब ये जो 3 है ये सिग्मा बॉन्ड 3 बनाएगा। एक सिग्मा ये रहा बेटा, एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा, ये भी। बट ये जो 3 है ये 2 के साथ फिर पाई बॉन्ड बना रहा है, और अगर ये 2 का pz तो पहले पाई बॉन्ड बना चुका है, इसका मतलब ये बात पक्की होती है कि इसका अब अगर px खाली है जो पाई बॉन्ड बना रहा है, तो इसका भी कौन सा इन्वॉल्व होना चाहिए? px इन्वॉल्व होना चाहिए पाई बॉन्ड पे, है ना। क्योंकि आपको पता है पाई बॉन्ड जो है वो बनता है या तो pz की ओवरलैपिंग से लेटरल, या px से, या py से, है ना। कभी भी px और ये अगर x है तो ये py ये लेटरल ओवरलैपिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिफरेंट एक्सिस में, है ना। सिर्फ सेम एक्सिस वाले लेटरल ओवरलैपिंग कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ px। अब देखो क्या बात आश्चर्यजनक आई कि अगर ये वाला px है
मतलब ये अगर एक्स एक्सिस है तो मतलब ये ग्रुप कौन से प्लेन में होने चाहिए, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन में, मतलब वाईजेड प्लेन में। इसका मतलब ये निकला कि ये वाले दो ग्रुप्स अगर एक्स वाई प्लेन में है तो ये वाले दो ग्रुप वाईजेड प्लेन में, मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर ही मेरा क्या है, नॉन प्लेनर, जो कि लग रहा था क्या, प्लेनर। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है कैसा, जरा ध्यान से देखें। एक बुक बनाते हैं, ओपन बुक, हालांकि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी तो नहीं आ रही बट कोशिश। एक ओपन बुक मैंने एल शेप बनाई। ये स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है बच्चों, देखना। ये कार्बन 1, पाई बॉन्ड विद कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन लेट्स से 1 है, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है। ठीक है, तो अब देखो ये वाले ये दो ग्रुप्स यहाँ पर हैं, ए बी, और यहाँ पे भी दो ग्रुप्स हैं ए बी। अब आप इस वाले को अगर वाईजेड प्लेन ले रहे हो, क्योंकि आपने ये देखा कि ये वाला दो है वाईजेड प्लेन में आए, तो ये वाले किस में है, एक्स वाई प्लेन में। तो अब आपको ये स्ट्रक्चर समझ आए, ये स्ट्रक्चर हाईली नॉन प्लेनर है, एल शेप्ड लाइक है। अब ये है आज का मुख्य टॉपिक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। किसी को कोई दिक्कत? देख, अगर हल्का सा भी कंफ्यूजन है पूछ लेना, क्योंकि एलीन आपका जीवन जो है छोड़ेगा नहीं, पूरी ऑर्गेनिक में आपके पीछे पीछे भटकता रहेगा। सबको समझ आ गया? मैं बहुत अच्छा समझा देती हूँ या तुम लोग बहुत ऊपर सुपर इंटेलिजेंट हो गए कि तुम्हें सब समझ आ रहा है? मेरी आवाज आ रही है लोगों को? हाँ प्रतीक, इज दैट क्लियर? परिकेत, Yes, ma'am. क्लियर? Yes. 100%? Yes. लावण्या? हाँ जी। हमें हर स्ट्रक्चर में फिर ऐसे ही देखना पड़ेगा इसको कि प्लेनर है या नहीं है। हाँ, मतलब इतना भी मुश्किल नहीं है, हर स्ट्रक्चर में सारे स्ट्रक्चर्स तुम्हें करा दूंगी तो तुम्हें समझ आ जाएगा। बट एलीन्स को तुम्हें पहचानना पड़ेगा। एलीन्स क्या होते हैं, क्यूमुलेटेड, मतलब बगल बगल में जब डबल बॉन्ड होते हैं ना, तब तुम्हें ध्यान रखना है कि बगल बगल डबल बॉन्ड जो नॉन प्लेनर होते हैं और सिंगल डबल बॉन्ड जो है वो प्लेनर होते हैं। अभी मैं और कंक्लूड करूंगी इसे, मतलब ऐसा नहीं है कि सारे स्ट्रक्चर्स देखना पड़ेगा, सारे कवर हो जाएंगे। वैसे ये समझ आ गया, पर्टिकुलर चीज समझ आ गई? यस मैम। Yes, ma'am. चले आगे, रब कर दूं मैं, रिमूव कर दूं ये सब नोट है? अक्षत? यस चलिए, अब आते हैं थोड़ा और डिटेल तुम लोगों को मैं देती हूँ। तुम्हें अभी तक जो समझ आया वो बता देते हैं। तुम्हें ये समझ आया कि क्यूमुलेटेड एल्कीन, जैसे मैंने आपको ये वाला केस दिया था, ये क्यूमुलेटेड एल्कीन्स हैं। ये वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं ये नॉन प्लेनर होते हैं, एल शेप्ड होते हैं, और इनके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री इस पर्टिकुलर केस में। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब जरूरी है क्या कि मतलब एक ही डबल बॉन्ड हो, मतलब जैसे दो डबल बॉन्ड हो। अब ये वाला स्ट्रक्चर को देखते हैं, इसमें देखो कितने डबल बॉन्ड आए, 3। ये भी तो क्यूमुलेटेड एल्कीन है ना? ठीक है, अब इसको जरा ध्यान से समझना, क्यूमुलेटेड एल्कीन। ये वाला एल्कीन अभी आपने देखा, इसमें आपने ये नोटिस करा कि डबल बॉन्ड सिर्फ कितने थे, 2, और इसमें कितने डबल बॉन्ड है, 3। अब इसको भी ध्यान से सोचना पड़ेगा कि ये स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है।
तो मैं आपको एक हल्का सा ब्रीफ करके बता रही हूँ, आप अभी मेरी बात पकड़ लेंगे अगर आपको कुछ पिछला केस समझ आया तो। ये कार्बन 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। ये sp2 हाइब्रिडाइज है ऑफ कोर्स, ये sp है, ये sp है, ये sp2 है ना। अब इसके 3 सिग्मा, ये इसके 2 सिग्मा, इसके 2 सिग्मा, इसके 3 सिग्मा, बस सिग्मा सिग्मा बनाए अभी मैंने। यहाँ ए बी है, यहाँ ए बी है। मुझे बस यही तो चेक करना है कि ये वाले ए बी और ये वाले ए बी सेम प्लेन में होंगे या परपेंडिकुलर प्लेन्स में होंगे, है ना। यही मुझे चेक करना है। तो मैं फटाफट देखो कैसे चेक करूंगी। मैं एज्यूम करूंगी कि ये जो है ए बी एक्स वाई में, आप किसी में भी एज्यूम कर सकते हो, वाई जेड में भी एज्यूम कर सकते हो, किसी में भी कर लो। तो अगर ये एक्स वाई में है ऑब्वियसली, तो इसका पी ऑर्बिटल कौन सा खाली होगा, पी जेड, क्योंकि एक्स वाई के परपेंडिकुलर पी जेड है। तो अगर ये पी जेड है तो ये वाला भी किसका भी कौन सा इन्वॉल्व हुआ होगा बेटा, ऑब्वियसली पी जेड पाई बॉन्ड बनाने के लिए। यहाँ तक ठीक है। अब क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज्ड है तो ऑब्वियसली इसका एक और पी खाली होगा। लेट्स से इसका जो दूसरा पी खाली है वो आप कुछ मान लो, आपने मान लिया py, आप अपनी श्रद्धा अनुसार मानो। तो अगर ये py है तो ऑब्वियसली ये भी py होगा, इसका भी py होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बनना है। बात सही है। अब इसका अगर py इन्वॉल्व हो गया तो इसका तो pz और pf दोनों ही खाली है ना। अगर इसका pz को मैं यहाँ देखूं जो खाली है तो इसका भी pz होगा पाई बॉन्ड बनाने के लिए। और अगर ये pz ओवरलैप कर गए तो आप देख पा रहे हो कि ये अगर pz ओवरलैप करा था तो ये xy प्लेन में थे, इसका भी pz ओवरलैप करा तो ये किस में हो जाएंगे, xy प्लेन में हो जाएंगे। मतलब ये वाला स्ट्रक्चर मेरा क्या बन गया, प्लेनर। तो इसका मतलब ये हुआ कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है, ध्यान से सुनना। एलीन्स विद इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, कार्बन की नहीं, क्योंकि भैया अगर पाई बॉन्ड इवन होंगे तो कार्बन ऑड हो जाएंगे, और पाई बॉन्ड अगर ऑड होंगे तो कार्बन इवन हो जाएंगे। तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स की बात हो रही है। तो जब पाई बॉन्ड्स इवन नंबर के हैं, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है हमारे पास, इस केस में स्ट्रक्चर इज नॉन प्लेनर। हमेशा स्ट्रक्चर आपका क्या होता है, नॉन प्लेनर, ठीक। सेकेंड इज, अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, जैसे कि ये वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला, तो हमेशा आपका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, प्लेनर रहेगा। तो एलीन्स में, क्यूमुलेटेड एल्कीन्स में आपको सिर्फ 2 ही केस मिल सकते हैं, इवन पाई बॉन्ड, ऑड पाई बॉन्ड। जैसे कि आप इसको देखो, हालांकि ये एलीन नहीं है बट इसमें पाई बॉन्ड तो ऑड नंबर का है ना, और ऑड नंबर 1, 3, 5, 7 ऐसे ही चलते हैं। तो 1 पाई बॉन्ड ऑड है, 3 पाई बॉन्ड ऑड है, 5 पाई बॉन्ड ऑड है, सारे पाई बॉन्ड्स ऑड हैं। तो अगर ऑड पाई बॉन्ड होंगे तो स्ट्रक्चर प्लेनर होगा। प्लेनर अगर होगा मतलब उसके अंदर हॉरिजॉन्टल प्लेन और सिमेट्री है, जैसे कि इस स्ट्रक्चर में। तो ये वाला स्ट्रक्चर मेरा ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये प्लेनर है। प्लेनर में बिना सोचे समझे आप क्या लगाओगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन और सिमेट्री। इवन दो आप देख सकते हैं ग्रुप डिफरेंट है बट ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। वहीं पे ये वाला पूरा कंपाउंड मेरा ऑप्टिकली एक्टिव बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, और इवन पाई बॉन्ड का मतलब स्ट्रक्चर हैज टू बी नॉन प्लेनर। यहाँ तक बात सबको समझ आ गई? मैम वो एक चीज दोबारा समझाती है। हाँ जी बोलो। इसमें ये वाला जो है ना, ये अगर पी जेड की जगह पी एक्स होगा तो हाँ बता देती हूँ। देखो अगर ये बात तो आपको पता है ना कि पी एक्स, पी वाई और पी जेड इन सबकी एनर्जी सेम है, दे आर ऑल डीजेनरेट, है ना। तो अगर ये सपोज पी एक्स होता ये वाला, तो ये वाला अगर पी एक्स होता तो ये वाई जेड हो जाता है ना। अब सोचो एक बार, एक जगह थोड़ा सा मुझे चाहिए, मैं ये रब करती हूँ, ठीक है। ये आपका एक्स वाई जेड एक्सिस है, ठीक है। अगर अभी फिर मैंने पीजन माना, मतलब मेरा ग्रुप एक्स वाई प्लेन में मैंने अज्यूम कर लिया, है ना। ये वाले दो ग्रुप्स एक्स वाई प्लेन में आ गए। अगर ये सपोज पी एक्स होता तो ये दोनों ग्रुप्स किसमें चले जाते हैं, वाई जेड प्लेन में। ये रहा वाई जेड प्लेन, है ना, इसमें चले जाते हैं। और ये वाले ग्रुप ऑलरेडी किसमें है, एक्स वाई प्लेन में, है ना। तो जब इस तरीके से स्ट्रक्चर आता है तो ये जो बीच वाले जो 2 कार्बन है ये हाईली स्ट्रेन्ड हो जाते हैं।
और जब ये हाईली स्ट्रेन्ड हो जाते हैं और इन्हें पता है कि पीएक्स की एनर्जी और पीजेड की एनर्जी तो ऑलमोस्ट सेम ही है, तो ऐसा तो कोई फर्क नहीं और ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है कि आप इसे पीएक्स बोलो, इसे पीवाई बोलो, इसे जेड बोलो, नहीं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तीनों की एनर्जी सेम है ना। तो और इनका पीवाई जो है वो ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो पीवाई को तो हटा ही दो, तो यूज ही हो चुका है। तो जब ये दो ऑप्शन आ रहे हैं और उसको दिख रहा है कि पीएक्स में ये मॉलिक्यूल हाईली स्ट्रेन बन रहा है और इसके पास एक पीजेड का ऑप्शन है, और जब वो पीजेड का ऑप्शन लेगा तो मेरा स्ट्रक्चर लीनियर हो सकता है, तो वो बिना सोचे समझे पीजेड को ही जाएगा, ठीक है। तो इसका जो भी ऑर्बिटल खाली है वो इसको लीनियर ही बना के रखेगा, क्योंकि अगर ये जबरदस्ती नॉन लीनियर बनना चाहेगा तो मेरे बीच के जो कार्बन्स है वो ना चाहते हुए हाईली स्ट्रेन फॉर्म में आ जाएंगे, जो ऑब्वियसली ये नहीं चाहेंगे। तो इस वजह से ये स्ट्रक्चर हाईली स्ट्रेन मतलब इनके अंदर एंगल स्ट्रेन एग्जिस्ट करेगा। ये एसपी है तो इनके अंदर बॉन्ड एंगल कितने का आना चाहिए, 180 का आना चाहिए, है ना। और अगर आपने इसको परपेंडिकुलर प्लेन में भेज दिया तो इसका बॉन्ड एंगल इस कार्बन और इस कार्बन का बीच का ये जो बॉन्ड एंगल है 180 से कम हो जाएगा, तो ये वाला कार्बन हाईली स्ट्रेन हो जाएगा, इसके अंदर एंगल स्ट्रेन हो जाएगा, ये फंस जाएगा छोटी सी जगह पे। बात क्लियर हुई। तो अगर पॉसिबिलिटी है लीनियर बनाने की तो लीनियर बनेगा, पॉसिबिलिटी नहीं है तो बाकी खत्म हो गई, है ना भाई। अगर इसका पीजेड खत्म ही हो जाता, यूज ही हो जाता, तो पॉसिबिलिटी नहीं थी, चाहे पीएक्स लो चाहे पीवाई लो, वो नॉन प्लेनर ही रहना, तो एडजस्ट करो। बट अगर पॉसिबिलिटी है तो एडजस्टमेंट किस चीज की, है ना, तो वो हमेशा लीनियर ही रहेगा। यहां तक बात क्लियर हुई। आगे चले, रिमूव कर दूं इसे। यस मैम। ओके, अभी तक का कंक्लूजन मैं तुम्हें बता देती हूँ। हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्लेन ऑफ सिमेट्री को। नॉर्मल स्ट्रक्चर्स में हमने डिस्कस कर ली प्लेन ऑफ सिमेट्री, और हमें ये पता चल गया कि जो एल्कीन का होता है जिसमें एल्कीन मतलब वन डबल बॉन्ड की मैं बात कर रही हूँ, या फिर एल्काइन वन ट्रिपल बॉन्ड वाले, ये तो बिना ही सोचे समझे इनके अंदर हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगी, बिना सोचे समझे, सोचना ही नहीं है। बट वहीं पे अगर आपके पास क्यूमुलेटिव एल्कीन्स आ जाते हैं, इनमें दो केसेस बनते हैं कि इवन डबल बॉन्ड, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है या ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है, ठीक है। इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स अगर उसके ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं, इवन नंबर ऑफ, तो वो वाला स्ट्रक्चर मेरा नॉन प्लेनर होगा, और अगर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो स्ट्रक्चर मेरा प्लेनर हो जाएगा। और जैसे ही स्ट्रक्चर प्लेनर हुआ 100% ये स्ट्रक्चर नॉट ऑप्टिकली एक्टिव हो गया या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ये बात तो पक्की होगी। क्यों? क्योंकि वो प्लेनर है और प्लेनर में अंदर बिना सोचे समझे मान लो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी। ये अभी तक का कंक्लूजन है। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ रहे हैं। अब जरा मैं इस वाले को थोड़ा और डिटेल में बताती हूँ तुम्हें। दो केसेस ले रही हूँ इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स के। लेट्स से मैंने यहाँ लिया NO2, यहाँ मैंने लिया COH, NO2 COH, ठीक है। ये दिस इज द फर्स्ट केस, दिस इज द सेकंड केस। ठीक है, दोनों में क्या कॉमन है और क्या प्रॉब्लम है ये भाई, इसमें यहाँ पे आप देख लो, ये क्यूमुलेटेड एल्कीन विद इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है, क्यूमुलेटेड एल्कीन विद इवन डबल बॉन्ड्स, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। और ये मेरा क्या हुआ, ये भी क्यूमुलेटेड एल्कीन विद इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। जब भी इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होगा बिना सोचे समझे आपका स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, नॉन प्लेनर एल शेप। तो ये वाला स्ट्रक्चर भी नॉन प्लेनर एल शेप्ड है, और सेम इज द केस हियर, है ना, नॉन प्लेनर एल शेप। पॉइंट की बात कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। आप डिफरेंस तो आई होप पहचान पा रहे हैं कि यहाँ NO2 और COH है, डिफरेंट ग्रुप है, मतलब इस कार्बन पे जो दो ग्रुप्स लगे हैं वो डिफरेंट है, इस कार्बन पे भी जो दो ग्रुप्स लगे हैं वो डिफरेंट है। अरे ये COOH है, डबल OH है, तो उसको ध्यान रखिए, ठीक है। यहाँ पे लेकिन जो दो ग्रुप्स लगे वो सेम है, और यहाँ पे भी जो दो ग्रुप्स लगे वो क्या है, सेम है। अब इन ग्रुप्स का भी बड़ा रोल है। हालांकि जैसे ये स्ट्रक्चर मैंने आपको याद है ऐसे एल शेप करके बनाया इस प्रकार,
इसमें अगर आप इस वाले स्ट्रक्चर को ड्रॉ करोगे तो ये कार्बन पे इस तरीके से, जिसमें आप देख रहे हो यहाँ NO2 है, यहाँ COH है, यहाँ पे भी NO2 है और COH है। तो इस स्ट्रक्चर में आप देखो, हालांकि ये पूरा स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर है, दो डिफरेंट प्लेन्स पे है, लेकिन अगर मैं सिर्फ ये वाला प्लेन की बात करूं तो इस वाले प्लेन में भी, क्योंकि ये दो ग्रुप्स डिफरेंट हैं, इस प्लेन में भी कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है और ना ही इस प्लेन में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना। मतलब स्ट्रक्चर तो नॉन प्लेनर है, कोई बात नहीं, बट साथ साथ प्लेन ऑफ सिमेट्री पूरे स्ट्रक्चर में तो आ ही नहीं सकती, क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन, बट इस इंडिविजुअल प्लेन्स में भी कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। यहां मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखूंगी, इंडिविजुअल प्लेन्स हैव नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, बट व्हेन आई लुक एट दिस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं और इस स्ट्रक्चर का ये एल शेप डायग्राम मैं बनाना चाहूं, तो देखो कैसे बनेगा। यहां पर है NO2 NO2 COH COH, पूरा स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर है, पूरे स्ट्रक्चर में हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, लेकिन इंडिविजुअल प्लेन में तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। ये वाली देखो, क्योंकि दोनों ग्रुप सेम है। सिमिलरली इस वाले भी इंडिविजुअल प्लेन में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, क्यों? क्योंकि ये दोनों ग्रुप सेम है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिविजुअल प्लेन्स हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री। बात आई समझ? और अगर हाँ जी, पहले एक बार मेरे को कंप्लीट करने दे। और अगर इंडिविजुअल प्लेन्स में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है, चाहे पूरा मॉलिक्यूल में नहीं है पर इंडिविजुअल प्लेन में भी अगर आ रहा है, तो मेरा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। तो ये वाला इनएक्टिव है, बट ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि पूरे में भी नहीं है और इंडिविजुअल में भी नहीं। क्लियर? हाँ बोल अक्षत। इसमें ये वाला जो प्लेन है, इसको प्लेन के अलॉन्ग प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी? कौन सा प्लेन के अलॉन्ग? क्या मतलब जैसे बाकी प्लेनर मॉलिक्यूल्स में प्लेन के अलॉन्ग थी ना प्लेन ऑफ सिमेट्री। हाँ, तो ये एक्चुअली वो पूरे मॉलिक्यूल में देखा जाता है, ये तो हाफ पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल है ना, हाफ पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल है ना। आपको जो हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना होता है वो कंप्लीट स्ट्रक्चर में होता है, ना कि हाफ पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर में। कंप्लीट स्ट्रक्चर में आप देखते हो, तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर में तो हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है ना, ये तो हाफ पार्ट है। तो इसलिए मैंने इसे इंडिविजुअल प्लेन ऑफ सिमेट्री रखा है। इंडिविजुअल प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब जो हाफ पार्ट में एग्जिस्ट करे। बात क्लियर? किसी को कोई डाउट? मैम तो जब वो पूरे वाले में देखते हैं बस। हाँ, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री कंप्लीट स्ट्रक्चर में देखते हैं, ना कि हाफ पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर में। ऐसा क्यों? भाई वो पूरे स्ट्रक्चर की होती है ना। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है? पूरा स्ट्रक्चर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे होना चाहिए, पर ये पूरा स्ट्रक्चर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे थोड़ी है। और अगर आधे पार्ट की देखने लगे तो हर स्ट्रक्चर में आधा पार्ट तो हॉरिजॉन्टल, कोई ना कोई पार्ट तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे होता ही है ना। तो हॉरिजॉन्टल सिमेट्री सिर्फ पूरे स्ट्रक्चर में देखते हैं, कभी भी आधे स्ट्रक्चर में नहीं देखते। मैम हाँ जी, मैम तो फिर दोनों प्लेन्स की इंडिविजुअल मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए या सिर्फ एक प्लेन का भी नहीं, चलेगा? किसी एक का भी अगर है तो भी इनएक्टिव हो जाएगा। इवन इफ वन इज हैविंग, इट विल बिकम इनएक्टिव। ओके मैम। और कोई डाउट है किसी को? चले आगे। मैं रिमूव कर रही हूँ इन्हें, अब समझना। मैंने अब जो मैंने दिया उसको कंक्लूड कर रही हूँ। अब मैं सिर्फ एलीन्स ही यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ या एल्कीन्स ही ड्रॉ कर रही हूँ, ताकि आप लोग अपने आप समझ पाए कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है या नहीं है। ठीक है, मतलब इनके अंदर सिमेट्री है या नहीं है।
ये है मेरे पास केसेस। अब देखो भाई, इसको तो सोचो ही मत, क्योंकि ये तो एक ही डबल बॉन्ड है, और एक डबल बॉन्ड हमेशा स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, प्लेनर। तो इवन इफ द ग्रुप्स आर डिफरेंट, इसके अंदर हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगा, और ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इससे देखो ये एलीन है, और कौन से डबल बॉन्ड्स है, इवन डबल बॉन्ड्स है ना। इवन डबल बॉन्ड मतलब स्ट्रक्चर तो नॉन प्लेनर है, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, बट इंडिविजुअल प्लेन्स में देखो, ये वाला प्लेन इंडिविजुअल में प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें नहीं है, पर इंडिविजुअल एक में तो एटलीस्ट है, तो वन इंडिविजुअल प्लेन ऑफ सिमेट्री। और अगर एक में भी है, जैसे मैंने बताया, तो मेरा कंपाउंड चुपचाप क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब ये देखो एलीन है, 3 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड मतलब ऑड, मतलब ये स्ट्रक्चर में आपको और कुछ देखना ही नहीं है, ये तो स्ट्रक्चर में ही हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, स्ट्रक्चर इज प्लेनर, और इसके अंदर हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो जब हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो बिना सोचे समझे कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब इधर देखो 1 2 3 4 इवन डबल बॉन्ड्स। इवन डबल बॉन्ड्स मतलब स्ट्रक्चर तो नॉन प्लेनर है, और क्या इंडिविजुअल प्लेन में प्लेन ऑफ सिमेट्री, इस वाले में नहीं, इस वाले में है नहीं, तो ये वाला कंपाउंड मेरा क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, नो इंडिविजुअल प्लेन ऑफ सिमेट्री। एनी डाउट? चले आगे, क्लियर हो गया सबको? यस। ठीक। अब एक छोटी सी चीज और बताऊंगी एलीन्स और इसी के ऊपर, और फिर हम लोग क्लास को वाइंड अप करेंगे। वो सिंपल सी चीज है, ध्यान रखना इस चीज को, आप लोगों को ये ध्यान होना चाहिए, वन रिंग कैन बी टेकन इक्वलेंट टू वन डबल बॉन्ड। ये मैं क्या बोल रही हूँ, देखो हमने एक एल्कीन लिया C3H6, C3H6 एक एल्कीन है ना, देख रहे फॉर्मूला इसका क्या है, CnH2n है, तो जो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है ना। तो इस एल्कीन का आप स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हो, समवॉट लाइक दिस, दिस इज व्हाट इज प्रोपीनस, है ना। अब इसमें जरा एक चीज और देखो, इसको, ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन, इसका भी जनरल फॉर्मूला बताओ क्या है, CH2 CH2 CH2, मतलब ये क्या है, फिर से C3H6। तो कैन यू जस्ट सी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ आइसोमर्स है, क्यों, क्योंकि इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है ना। इन्हीं आइसोमर्स को बेटा हम लोग रिंग चेन आइसोमर्स बोलते हैं, और इसी बेसिस पे मैं आपको ये इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। जब भी आपके पास मॉलिक्यूल के अंदर एक डबल बॉन्ड होता है, मतलब ये बात आपको पक्का है कि मॉलिक्यूल के अंदर एक डबल बॉन्ड है, तो आप उस डबल बॉन्ड की जगह एक रिंग भी लगाओगे तो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो एवरी डबल बॉन्ड कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ रिंग। डबल बॉन्ड इन द सेंस, यू व्हाट डू यू मीन बाय अ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बेसिकली मींस पाई बॉन्ड्स, राइट, क्योंकि डबल बॉन्ड में 1 पाई बॉन्ड होता है ना, और एक ट्रिपल बॉन्ड अगर मैं ले रही हूं उसके अंदर 2 पाई बॉन्ड होते हैं, है ना। तो जितने पाई बॉन्ड उतनी रिंग, तो एक पाई बॉन्ड मतलब एक रिंग, 2 पाई बॉन्ड मतलब 2 रिंग, ये समझना बात को, ठीक है। तो जैसे कि आपने ये देखा C3H6, इसके स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है 1 पाई बॉन्ड, तो या तो आप इसमें एक पाई बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर बनाओ, या फिर आप इसका एक 3 कार्बन का रिंग बना दो, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही रहेगा, ठीक है। अब लेट्स से एक मैंने ऐसा स्ट्रक्चर ले लिया CH2, ये वाला, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो क्या है, ये एक एलीन है, ये बेटा C3H4 है ना। अब इसमें देखो पाई बॉन्ड कितने हैं, 2, तो 2 पाई बॉन्ड मतलब 2 रिंग भी बना सकती हूँ मैं। तो कोई अगर सपोज इस तरीके से मैंने 2 रिंग बना दी,
ठीक है, इस तरीके से तो रिंग नहीं बनेगी, तो गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। इसको थोड़ा सा ऐसे देखो कि थोड़ा सा एक अपडेटेड वर्जन लेती हूँ, मतलब ऐसे ले लेती हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH3। हाँ, इसको देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 1 2 3 4 5 कार्बन, हाइड्रोजन कितने 3 और 3 6 7 8, ये है। अब इस वाले कार्बन को देखो, इसको मैं ऐसे बना सकती हूँ, ये जो मैंने पहले बनाया था, देखो 1 2 3 4 5 कार्बन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2, यहाँ 2, है ना 8। फॉर्मूला देखो सेम नहीं है। तो इसका मतलब आप इस डबल बॉन्ड की जगह भी एक रिंग बना सकते हो, इस डबल बॉन्ड की जगह भी एक रिंग बना सकते हो। चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि आपने एक तो डबल बॉन्ड रखा और यहां रिंग बना दी ऐसे। अभी भी फॉर्मूला सेम है, देख लो। मैम तो ये तभी होता है जब 3 से ज्यादा कार्बन हो। हाँ, क्योंकि दो का इसकी रिंग कैसे बनेगी?